अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। जिस तरह से आपने सलाम किया ना, कुछ इसी तरह से धावा बोला ट्रंप ने। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रोज़ नई हेडलाइंस बनाते हैं और समटाइम्स वो ऐसी बात पोडियम पे खड़े होकर कह देते हैं जो सुनने लायक नहीं होती। PG-18 लिखना पड़ेगा वहाँ पर। एनीवेज, बीप वो ऐसी गुफ्तगू कर जाता है जो नॉर्मल इस लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं होती। बहरहाल चाइना की तरफ से जवाब आ रहा है, लेकिन नप्पा तुला जवाब आ रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब चीज़ हुई जिसकी तरफ जाने से पहले मैं सुनवाना चाहूँगी कि आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी को प्लेइंग चिकन के साथ ताबीर किया और उसके बाद हमने देखा कि आलमी जराइद भी यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जिससे समझ आ सकती है कि उनकी स्ट्रेटजी असल में है क्या। आपने क्या कहा था, सुनते हैं। मैं एक पेशेंट गोई करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो है डील मेकर। वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो डील करना चाहता है और वो डील के परस्यूट में वो गेम खेलता है। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चिकन। अब वो गेम तो बड़ी खतरनाक है, बिकॉज अगर आप नहीं ब्रेक मारते तो यू गो ओवर द क्लिफ। तो आई थिंक ही इज प्लेइंग दैट गेम, क्योंकि इसने इतनी जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया है कि मैं अमेरिकन आवाम के लिए कर रहा हूँ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कर रहा हूँ, कि वो जो रेटरिक है वो सारी फैल गई हर जगह पे। पीपल आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली कि यार ऐसा कोई पता नहीं है, कर पहले ये था करेगा नहीं करेगा, कर दिया उसने, लेकिन कर दिया। अब वो सारे भाग रहे हैं कि जी ठीक है, फिर हम भी रिटेलिएट करते हैं। अब यही रिटेलिएशन, उसको पता था कि ये रिटेलिएट करेंगे। अब मेरी एक अपनी एनालिसिस है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि पीपल टेक हिम सीरियसली और सारे रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद दिया कि तुमने लगाया 25%, हम भी 25% लगाए, तुमने लगाया 10%, हमने भी 10 लगा दिए और ऊपर कर दिया, जिसके साथ अमेरिका का भी नुकसान, जिन लोगों ने लगाया सबका नुकसान है उसमें। ग्लोबल ट्रेड जो श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक करेगी तो GDPs जो हैं हर मुल्क की जो है वो असरअंदाज हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपने लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगा दी, चाइना ने वापस लगा दी आज। ठीक, बिल्कुल। अब क्या होगा? एक तो ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स बातचीट शुरू हो जाए, प्रेशर आ जाए, बिहाइंड द सीन्स बातचीत शुरू हो जाए कि जी चलो आप थोड़ा कम करें ना तो हम भी कम करते हैं। अल्टीमेट तो यही दिखाई तो देता। फिर थोड़ा सा गुंजाइश इधर से निकलेगी, थोड़ी सी गुंजाइश इधर से निकलेगी, निकलती 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 कुछ अमेरिका के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये नेगोशिएशन के लिए ये चिकन खेली जा रही है। ओके, कि कौन पहले पीछे हटता है। तो फिर आर्ट ऑफ डील ही हो गया ना ये। तो आर्ट ऑफ डील, अच्छा ये बड़ी खतरनाक डील है, ये सारी ग्लोब को ले बैठेगी। शेकन। अच्छा, तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इट्स दिस। अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो इट्स अ डिजास्टर। अगर बाकी लोग पीछे नहीं हटते और डील, तो फिर तो ये चीज़ रह जाएगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं हट सकेगा। फिर ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी हर जगह पे। ठीक। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो मकसद जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है वो पूरा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर अभी आप देखिए गेम चलनी है थोड़ी देर। ठीक है। और ये हो सकता है कि अगले 2-3 महीने ये कंट्रैक्शन हो, हर जगह से काउंटर रिटेलिएशन हो, फिर उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर अभी बातचीत शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, एडवाइजर्स के, सबसे बिफोर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए आप पहले ही रिड्यूस कर दें अपने। और क्या जैसे आप रिड्यूस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को कह दें हमने तो रिड्यूस कर दिया, आप भी रिड्यूस करेंगे। और आप ये देखिएगा, अगर ऐसे 2-3 बड़े लोगों ने आपने पहले से ही चिकन आउट हो गए तो फिर ये गेम जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी। फिर अगर इस वक्त सारे लगा रहे हैं काउंटर टैरिफ, तो अगर किसी ने काउंटर रिडक्शन शुरू कर दी, राइट, तो फिर सारे ना शुरू हो जाए कि चलो जी सरेंडर कर लेते हैं और नेगोशिएट करके उसका भी काम हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है, बचाव हो जाएगा। ठीक। तो अब इंडिया जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो अमेरिकन मार्केट्स नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए इट्स पॉसिबल कि सम बिग कंट्रीज माइट टर्न अराउंड एंड से कि जी हम पहले से रिड्यूस कर देते हैं, आप हमारे ऊपर ना लगाएं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स है ना कि आपने इतना लगाया हमने इतना। हाँ। तो अगर हम फिर करते हैं पीछे हटते तो आप भी पीछे हट जाए। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि पहला राउंड में जो आप आज देख रही हैं कि चल रहा है सारा कुछ, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मगर सेकेंड राउंड एक आएगा मेरा ख्याल है जिसमें आपको खबरें आनी शुरू होंगी कि फलाने पहुँच गए हैं, फलाने ने अनाउंस कर दिया हम रिड्यूस कर रहे हैं, नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक स्लोली दिस काउंटर फिलॉसफी ये रूट पकड़ेगी, ये शायद
ऐसे ना हो कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की डील जो है वो चिकन खेलते खेलते डोनाल्ड ट्रंप माइट बी सक्सेसफुल। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और ये चीज़ चलती है आयशा, देन वी आर इन फॉर वेरी बिग ग्लोबल रिसेशन और लड़ाई झगड़े एंड ग्लोबल रिसेशन। तो आई थिंक दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस टैरिफ इशू। आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सारी प्रेडिक्शंस कर दी और इनमें से दो यूं पूरी हुई हैं कि एक तो ये कि नेगोशिएशंस शुरू हो गई हैं और इसका एतराफ़ उन्होंने अपनी स्पीच में किया कि 75 ममालिक जो हैं वो आमादा हैं बातचीत के लिए, हम आगे बात बढ़ाएंगे। यहाँ के पाकिस्तानी वफ्द भी जा रहा है बातचीत के लिए। इसमें अभी तक तो वैसा ही हुआ, ये पिछले हफ्ते की आपकी प्रेडिक्शन थी, लेकिन उसके बाद जो अब खबर सामने आई है वो ये कि उन्होंने 90 डेज़ के लिए मौकूफ़ कर दिया है बाकी ममालिक पर तो टैरिफ, लेकिन चाइना को सिंगल आउट करके उस पर मज़ीद टैरिफ बढ़ा दिया है। अच्छा, ये 90 डेज़ के लिए मौकूफ़ करना क्या ज़ाहिर करता है? क्या असल में प्लान यही था या कुछ ऐसा हुआ, हिचकोले आए स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से ये यू टर्न ले लिया? बहुत अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ओपिनियन जो है वो डाइवर्स है। दो किस्म के ओपिनियन चल रहे हैं। एक मेरे वाला ओपिनियन कि ये उसको पता था जब उसने ये सब फैसले किए कि हम ये करेंगे, और जिस तरीके से उसने किया कि उसका ख्याल था कि बेस्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है। बेस्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि लोग डर जाएंगे, भागे भागे आएंगे और आके कहेंगे लो जी गल कर लो साढ़े नाल, जिसका नेट फ़ायदा इसको होगा। ठीक, वो वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि क्रैश कर जाएगा सारा कुछ, लोग खड़े हो जाएंगे, इसके खिलाफ महाज बन जाएंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दैट वाज द वर्स्ट केस सिनारियो। तो मेरा ख्याल है इसने सोचा ऐसे होगा कि बेस्ट केस सिनारियो के ऊपर काम करते हैं, अगर तो हो गया तो बहुत अच्छा है, आगे लोग डर के, ठीक है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो तो मैंने यू टर्न ले लूँगा, मैं और कर दूँगा, मैं एकदम रिवर्स कर दूँगा और एक्सक्यूज़ मेरे पास होगा कि मैं और मौका दे रहा हूँ। तो अब मेरा ख्याल यही है, मेरा भी अभी तक यही ख्याल है कि इससे सोची समझी गेम खेली थी, अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रेटजी छोड़ दी थी कि ये इस स्ट्रेटजी से निकलना पड़े तो मैं निकल सकता हूँ। अच्छा। अब हुआ ये है कि दो चीज़ें साथ साथ हो गई हैं। क्लियर कट एक तरफ या दूसरी तरफ झुकाव नहीं हुआ। एक ये कि ऐसे नहीं हुआ कि सारी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो गई, तो दूसरा ये नहीं कि सारी दुनिया इसके साथ चल पड़ी है। कुछ लोग चल पड़े हैं साथ, कुछ लोग अभी भी इसके खिलाफ खड़े हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा इसके खिलाफ खड़ा है, यूरोपियन यूनियन इसके खिलाफ खड़ी है, चाइना इसके खिलाफ खड़ा है, मोटी मोटी। बाकी छोटे इधर उधर के सारे लाइन में आ गए। सो ना ये इधर की बात पूरी हुई है ना उधर की बात पूरी हुई है। तो आई थिंक व्हाट ही इज़ डन नाउ, इसके एक तरफ तो उसने अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी का ऐलान कर दिया कि देखो जी सारे 75 लोग जो हैं वो आए हुए हैं, अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं बड़े घटिया किस्म के, मिन्नत तरला कर रहे हैं, पैर पड़े हैं, आगे ना ते हा ठीक। और दूसरी तरफ उसने फिर 90 दिन की और एक पॉज कर दिया। ये 90 दिन के अंदर चाइना और यूरोपियन यूनियन वगैरह वो लोग जो कि इस वक्त खड़े हैं और अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। चाइना ने तो अनाउंस कर दी है, यूरोप ने अभी तक स्ट्रेटजी अनाउंस नहीं की है जी, ठीक। और इसी तरीके के साथ एक दो और इस किस्म के ब्लॉक्स हैं जहाँ उन्होंने अनाउंस नहीं किया, अभी सोचों में पड़े हैं। बाकी सब तो फैसला हो गया। अब जो क्लियर कट फैसला है वो तो चाइना का है कि विल रेजिस्ट इट। बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बेलारूस रशिया के ऊपर तो कोई पाबंदियां लगी नहीं है ट्रेड के ऊपर, कोई उनको तो नहीं कुछ किया। इंटरेस्टिंग, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी उधर और कोरिया के ऊपर भी नहीं किया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया दैट इज। तो खैर एनीवे, तो आई थिंक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज राइडिंग हाई। उसके पास सारे ऑप्शंस उसने अपने पास ओपन रखे हुए हैं। एक तरफ लोग लाइन करके लगा के जा रहे हैं वहाँ रीनिगोशिएट करने के लिए। आपकी टीम भी एक जा रही है यहाँ से, इंडिया की टीम पहले से तैयार बैठी है, उन्होंने तो ऑलरेडी तैयारी की है कि ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इधर कंसेशन इधर कंसेशन। एंड इसी तरीके के साथ वियतनाम, मलेशिया, ये जो वो लोग हैं, बांग्लादेश, जिनके ट्रेड सरप्लसेस बहुत ज़्यादा हैं विद अमेरिका, और सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्हीं के ऊपर होगा ऑन वेरियस टेक्सटाइल्स एंड अदर इस किस्म की जो चीज़ें। बट आई थिंक द ज्यूरी इज स्टिल आउट कि इवेंचुअली क्या होगा। इस वक्त जो मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि ये पागल है, ये कि ये पागल है, इसने पता नहीं क्या ये पागलियत की है, डरा दिया सबको, सारा दुनिया चेंज होने लगी है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के बाद में बना था सारा, वो सारा जो है वो ट्रेड वर्ड WTO सबको फ़ारग कर दिया इसने, और शायद ये तबाही की तरफ ले जा रहा है सारी दुनिया को, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं देखा हमने कहा था कि इससे ये नहीं हो सकेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश की है,
तो इसने फ़ौरन रिवर्स गियर डाला है और रिवर्स गियर डालने के स्टॉक मार्केट फिर चढ़ गई है। यही हुआ है ना जी, हाँ, ऑयल तो- प्राइसेस भी, स्टॉक मार्केट भी गिर गए, क्रैश कर गए। एकदम वो तो अब फिर वो जब इसने 90 डे पॉज किया है, तो फिर चढ़ गई है वो। तो 90 डेज बाद क्या होगा? अच्छा, अब 90 डेज तक मेरा ख्याल है, अब आज आपने असली सवाल तो पूछ लिया, अब आगे 90 डेज में क्या होगा। मेरा ख्याल है ही विल नेगोशिएट विद यूरोपियन यूनियन एंड विद चाइना। अच्छा, नेगोशिएशन 90 डेज बड़े लंबे दिन हैं। 15 दिन की बात होती या महीने की बात होती तो आप समझते कि इसने एक दफ़ा कर दिया फिर करेगा। उसने जो 90 डेज दिया है ना, ये 90 डेज सिर्फ यूरोपियन यूनियन और चाइना के साथ के लिए किया है। अच्छा। क्योंकि इनके साथ मुश्किल नेगोशिएशंस होंगे, ये रातों रात मसले नहीं हल होंगे। बाकी लोग तो इसके पास पहुंच जाएंगे ना कि लो जी आ गए हैं ऐसी, ये करेगा, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये करो, ये करो, ये करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अच्छा जी 4-5 दिन और दे दें, हम सोचते हैं। तो वो तो उनको तो 90 दिन नहीं चाहिए टू सेटल विद डोनाल्ड ट्रम्प। 90 दिन चाहिए होंगे फॉर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद चाइना एंड विद द यूरोपियन यूनियन एंड विद कैनेडा एंड मैक्सिको एंड स्टफ। उनके लिए इसको टाइम चाहिए। तो आई थिंक ही इज़ बॉट द टाइम, जिसके साथ अब स्टेबिलिटी थोड़ी सी सिस्टम में आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशंस होंगे। और आई थिंक मेरा अपना ये ख्याल है कि इस स्ट्रेटजी में कि टैरिफ्स को जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं लोग, वो ही विल बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग दोज। क्या इसका असर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर क्या पड़ेगा? अमेरिका की जो स्टैंडिंग है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो लोगों का एतमाद है इन अमेरिका एंड देयरफॉर इन द डॉलर, उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इंक्लूडिंग अलायंसेस, नेटो, साउथ चाइना सी के अंदर वो जो सारे वहाँ अलायंसेस, उनका क्या होगा? क्रेडिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग आगे डील्स करेंगे इनके साथ कि नहीं, विच आर पोलिटिकली सेंसिटिव, विच आर पार्ट ऑफ पोलिटिकल स्ट्रेटजी। आई थिंक वहाँ बहुत नुकसान होगा कि इसकी जो ट्रस्ट डिफिसिट है बहुत बढ़ जाएगी। मगर इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है ये बेनिफिट करेगा। तो व्हाट अबाउट ये चाइना को सिंगल आउट करने का क्या मतलब है? 145% टैरिफ भी आयद कर दिया है। आयशा, सो इट्स चाइना इज द रियल थ्रेट टू अमेरिका। सबसे ज़्यादा अमेरिकन डेट जो है वो चाइना के। अमेरिका ने जो चाइना के जो पैसे देने हैं ना, बिकॉज ये ट्रेड सरप्लस जब होता है तो चाइना के पास अरबों डॉलर्स आ जाते हैं। वो डॉलर्स कहाँ करता है? वो कुछ तो वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, मगर ज़्यादातर ये अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स खरीदता है। तो अमेरिकन जो इस वक्त जो कर्जा है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका इज़ द मोस्ट इनडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया है। उस कर्जे के बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। वो अगर कर्जा इनके पास ना हो तो ये इतनी बड़ी मशीनरी नहीं चला सकते वो। तो वो कर्जा किससे लिया है? वो उन्हीं से लिया है ना जो लोग ट्रेड सरप्लस रन कर रहे हैं, जिसमें चाइना इज़ अ लीडिंग। तो चाइना ने जो अब तो चाइना का सपोर्ट जब ख़त्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर चाइना का ट्रेड सरप्लस कम होता है तो फिर चाइना विल थिंक कि अब हमने अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में अमेरिका को और कर्जे नहीं देने हमने, क्योंकि जो वो ट्रेजरी बिल है इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ेगा। अब जो लोग जो सरप्लसेस रन कर रहे हैं वो 2 दफ़ा सोचेंगे कि ये पैसा जो है ये अमेरिका की को पैसे कर्जे के तौर पे आगे देने चाहिए या ये निकाल के इन्वेस्टमेंट्स कहीं और करनी चाहिए। तो आई थिंक इट विल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे मुकम्मल मुख्तलिफ रवैया यूरोपीय यूनियन का होगा। और यूरोपियन यूनियन जो है उनको तो बहुत अहम फैसले करने पड़ेंगे ना। वो तो पहले तो नेटो के ऊपर उनको फैसले करने हैं कि उसने पहले ही कह दिया कि नेटो से मैं निकल रहा हूँ, आप अपने पैसे खर्च करें। मगर उसने ये नहीं कहा था कि मैं नेटो छोड़ के जा रहा हूँ, उसने कहा था कि नेटो शेयर अपना बढ़ाएं पैसों का। ठीक, मगर अब जो नेटो वाले हैं उनको तो समझ आ गई है कि ये ही डजंट गिव अ डैम अबाउट नेटो, ही डजंट केयर अबाउट यूरोपियन सिक्योरिटी। वो इनफैक्ट यूरोप को समझता है कि ये हमारे ऊपर ये हमारा इस्तेमाल करते रहें और ये जाएं जो जन्नत में जाएं, इनकी अगर कोई थ्रेट है तो हमारी थ्रेट तो नहीं है, रशिया से हमें कोई थ्रेट नहीं है, अगर इनको है तो अपने हम निपटे अपने आप। तो यूरोप जो है वो अब सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ नेटो नहीं है, वो और भी सवाल जो हैं रिगार्डिंग अलायंसेस विद अमेरिका, उसके ऊपर भी अब वो सोच विचार वहाँ करनी पड़ेगी। ऑलरेडी फ्रांस और जर्मनी जो हैं वो ऑलरेडी इसकी बात कर रहे हैं। अब यूके जो है वो सबसे कम अफेक्टेड है, सबसे कम टैरिफ्स उसने यूके पे लगाए, मगर बाकी सब मुल्कों पे तो लगाए हैं और वो ज़्यादा भी आई थिंक दे आर मोर नेशनलिस्टिक दैन द यूके का बहुत एक तारीखी अलायंस रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, बिग ब्रदर। मगर अब इसके बाद तो वो बिग ब्रदर जो है वो तो पै गया दोनों। तो अब मेरा ख्याल है यूके को कोई सोचना पड़ेगा करना क्या क्या नहीं करना। मगर यूरोप जो है मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की हरकतें की हैं इसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नेटो भी है, अब हमें खुद संभालना पड़ेगा और अगर करना है तो अपनी डिफेंस खुद करनी पड़ेगी, उसके साथ पैसे और डिफेंस में डालने पड़ेंगे, विच मीन्स सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्टेट, इसके ऊपर आप पैसे आप इतने नहीं खर्च कर सकेंगे, जो कि उनका मेन स्टे है यूरोप का। वो यूरोप इज़ नोन फॉर इट्स वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। तो वो अब अगर उसमें पैसे कम खर्च करने हैं और अपनी डिफेंस पे करने हैं तो उनकी सारी इंटरनल इकोनॉमीज़ और पॉलिटिक्स तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा अब ये जो ट्रेड वॉर जो शुरू हो रही है इसके ऊपर भी the Europeans will have to diversify their trading blocks. कुछ लोगों का ये कहना है कि अब नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाइना, रशिया जो है एंड ब्रिक्स, ये ऑलरेडी एक थ्रेट पे पोज कर रहे थे टू द अमेरिकन लेड अलायंसेस। तो अगर ऐसे ही है तो अब मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप शायद कामयाब हो जाए गेटिंग ए गुड डील out of some countries and maybe all countries or maybe most countries. But long term में I think this is ये isolationist किस्म का message है। America will be the loser, especially in strategic terms. और बाकी जो एक सिस्टम चलने जा रहा था जिसको चाइना लीड कर रहा है, डॉलराइजेशन की तरफ हम इसको देखिए, चाइना ऑलरेडी की उसकी कोशिश है कि डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म हो और ब्लॉक्स बने और नई करेंसीज जो हैं वो बनाई जाएं, और इसीलिए वो ऑलरेडी दे आर चैलेंजिंग ये जो अमेरिकन डोमिनेटेड वेस्टर्न सिस्टम है स्विफ्ट का। स्विफ्ट इज ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए आज इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम कि 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं बिफोर फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। चाइना ने ऑलरेडी एक परफेक्शन कर ली है, ऐसा सिस्टम बना दिया है जो कि वो इनकरेज कर रहे हैं इंडिया, रशिया वगैरह को कि आप ये इस्तेमाल करें, वेयर इट्स ट्रांसफ़र इज़ इंस्टेंट। आप बटन दबाएं तो सारी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। 6-7 गेटवेज हैं, उसमें से निकल के फौरी तौर पे चला जाता है। एंड सो आई थिंक एक अल्टरनेटिव सिस्टम इज़ इन द मेकिंग। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल शायद लग जाए इसको, मगर आई थिंक ये है एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। दिस इज़ द एंड ऑफ द अमेरिकन सेंचुरी। एंड एक चीज़ चलने जा रही थी, हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीड अप कर दिया बाय दिस लास्ट गास्प जिसे कहते हैं, लास्ट अटेम्प्ट। और ये अटेम्प्ट फेल हो जाएगी, ये स्पीड अप कर देगी उस सिलसिले में। चाइना विल बिकम द वर्ल्ड लीडर सूनर और लेटर। और वो उनका नारा जो, और इसीलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस वाज एम्ड एट चाइना। ओके, वो अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने का जो मिशन है वो तो उल्टा पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है और इसमें हकाइक भी दिखाई देता है मामला जिस तरफ जा रहा है। अब अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं खड़ा। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू द यूएस आर अराउंड 5.5 बिलियन और पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स आर अबाउट 2 बिलियन लगभग। तो एक सरप्लस है, तो जो गैप है वो 3, 3.5, 4 का है जी। पीनट्स अमेरिका के लिए तो खंगो तो है, दे देने वो भी नहीं आता। उनके वेपन्स उधर $7 बिलियन के, तो हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम जाके कहेंगे जी बादशाह सलामत, असी तुहाडे कोल थोड़ी जी पेट्रोल भी खरीद लेने हैं, असी तुहाडे कोल वीट भी खरीद लेने हैं, थोड़ा ये बैलेंस है, आप टैरिफ शैरिफ ना लगाएं, ये जो गैप है ना इसको हम कम कर देते हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ें शायद और इम्पोर्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ जो है अभी जो आपको पता ही है कि इसाक डार साहब ने अभी एक मीटिंग कॉल की है, मैंने प्रिडिक्ट किया था नहीं कॉल, हाँ को फ़ोन कॉल आपने एक प्रिडिक्ट की थी और उसके बाद आपने जो प्रिडिक्ट किया था उसके बाद मैं सवाल की तरफ आती हूँ। ये है कि इसाक डार साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात होने जा रही है, मार्को रूबियो के साथ जी। और उससे काफ़ी चौड़े एजेंडा आइटम्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी। तो ये आई कैन टेल यू दैट things are moving smoothly in favor of this current government. अच्छा, ये आपने 4 तारीख को प्रेडिक्ट किया, 2 दिन पहले ये टेलीफोनिक कॉल हो गई, लेकिन उसमें बात क्या हुई सिर्फ सर? वो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बातें हो गई हैं, जिसके अंदर ये ट्रेड वाली इश्यूज भी डिस्कस हो गए हैं कि हमारा ये इश्यूज थे, आओ कोई गलती कोई नहीं, तुसी आ जाओ। तो इन्होंने पूरी रिपोर्टें छोटे तैयार कर ली हैं। इन्होंने फैसला किया कि लंबे चौड़ी एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेड के लोग भी होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी होंगे और मिनिस्ट्रीज़ के लोग भी होंगे एंड सो ऑन। मेरी तो तजवीज़ यही होगी कि इतनी लंबी चौड़ी डेलीगेशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका छोटा सा मसला है, उसको इतना बड़ा ना बनाएं, लोग मजाक उड़ाएंगे कि जॉय राइड के लिए 10 लोग चले गए, 15 लोग चले गए, वहाँ मीटिंग तो होनी है 2 लोगों की, तो इतने लोग को ले जाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना। और मोटी मोटी ये बात, वो आपकी बारीकियों में नहीं जाना चाहते। उन्होंने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है। वो आपके साथ 2 और बातें कर देंगे इसके साथ। एक तो ये अफगानिस्तान वाली बात करेंगे आपके साथ वो जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि दे विल टॉक अबाउट बागराम एयर बेस, दे विल टॉक अबाउट
टेररिज्म इन अफगानिस्तान, US पाक कोऑपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हथियार जो पीछे जो हथियार रह गए हैं कि प्ले अ रोल इन गेटिंग अस एक्सेस टू दोस एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें हुई हैं, और अब सवाल ये है कि इस डेलीगेशन को कौन लीड करेगा। आखिरी जो मेरी चिड़िया की खबर थी वो ये थी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में से जाम कमाल साहब लीड करेंगे। अच्छा। मगर अभी वहाँ भी ये डिस्कशन चल रही है कि इज़ ही द राइट मैन टू लीड दिस डेलीगेशन। क्या इसहाक डार साहब को जाना चाहिए, क्या फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को जाना चाहिए कि नहीं। मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है। बट आई डोंट थिंक दिस वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान इज़ राइट। तो आपके साथ कोई प्लान ऑफ वो मुतबादिल प्लान भी शेयर किया गया, कोर्स ऑफ एक्शन भी जो ये प्रपोज करने जा रहे हैं, या नहीं वो एक रिपोर्ट बनी है, मैंने नहीं देखी, Okay. बट आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव होगी, उसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया होगा। तो जाहिर है टेक्सटाइल लॉबी को कंसल्ट किया है, स्पोर्टिंग गुड्स को किया है, इधर किया उधर किया, और फिर मिनिस्ट्रीज़ को कंसल्ट किया है कि अगर हमें इम्पोर्ट वहाँ से ज़्यादा करनी पड़े तो क्या कर सकते हैं। तो किसी ने कहा जी पेट्रोल ले सकते हैं उनसे, अच्छा, गैस ले सकते हैं उनसे, हम बिकॉज अमेरिका वांट्स टू एक्सपोर्ट ऑयल एंड गैस। वो इंडिया को भी उन्होंने ऐसी पेशकश की। तो अगर वो आप करते हैं तो आसानी से 1-2 बिलियन डॉलर की तो वो ले सकते हैं, तो वो गैप तो कम हो जाएगा। एंड इसी तरीके से वीट आप खरीद सकते हैं, आप कनाडा से लेते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं, आप यूक्रेन से लेते हैं, यूक्रेन से ना लें, अमेरिका से ले लें, और वो फिर नेगोशिएट कर लें, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आई डोंट थिंक कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। एक ही मीटिंग के अंदर सारा कुछ तय हो जाएगा वहाँ। राइट, दैट्स माय। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील आपके मुताबिक। ये मामला इतना है कि इसके लिए 3 अफराद भी जाएँ तो वो काफ़ी होंगे, क्योंकि मामला 2-3 से ही बनने हैं जो मीटिंग होनी है। बहरहाल ये प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन सारे मामलात के। हम वापस बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कैसी उथल पुथल है, कैसा शोर है। शो में साथ देने का शुक्रिया सिर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सतह पर 2 मामला चल रहे हैं। एक तो ये कि बानी से मुलाकात के मामले पर सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ और बाकी PTI क़यादत हमें दूसरी तरफ दिखाई देती है। फिर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट का मामला, जिसको लेकर हमें अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ और बाकी PTI एक तरफ दिखाई देती है। मुझे आप बताएं, दोनों में से आप पहले किसको डिस्कस करना पसंद करें? चले, फिर उससे ये है कि नेशनल लेवल पे माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की तरफ आ जाते हैं। उसके सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो SIFC का एक इनिशिएटिव समझ लें। 2023 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इस फोरम की, और उसके बाद अब दूसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनली 2000 के करीब लोग नुमाइंदे इसमें शरीक थे और उनको इनवाइट किया गया। वो सऊदी अरब से भी थे, चाइना से भी थे, अमेरिका से भी थे। अमेरिका का भी एक वफ्द पाकिस्तान आया जिन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है। उस कॉन्फ्रेंस में PTI की नुमाइंदगी, या हम समझें KP की नुमाइंदगी के लिए अली अमीन गंडापुर साहब तकरीब में मौजूद थे, लेकिन स्टेज पर उस तस्वीर में जो पाकिस्तान की तरफ से एक कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करी थी उससे गायब थे। इसकी क्या वजह? उसमें बाकी सारे सूबों के वज़ीर आला थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आर्मी चीफ थे। तो आर्मी चीफ और वज़ीर आला थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। वज़ीर आज़म। अच्छा, अब बात यह है कि देखिए, लेट्स पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। झगड़ा क्या रहा है बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो किसकी, उसके ऊपर हक है। प्रोविंसेस कहते हैं अगर हमारी प्रोविंस के अंदर कोई रिसोर्स निकली है, तेल निकला है, ऑयल निकला है, मिनरल निकला है, तो उसका 90% हिस्सा हमें मिलना चाहिए। फेडरेशन कहती है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये फेडरेशन की मलकियत है। अच्छा, तो इसमें हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, आपका हिस्सा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारा होना चाहिए। ये इश्यूज़ पहले दिन से ये चल रहे हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू सुई गैस का था। आज तक वो बलोच यही कहते हैं कि सुई गैस हमारे इलाके से निकली है मगर हमें नहीं मिलती, रॉयल्टी नहीं दी, और हमें अपनी रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, थोड़ी बहुत, मगर ये सारी हमें मिलनी चाहिए थी, और अगर हमने कुछ देना था तो हम देते फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि जी ये तो फेडरल प्रोजेक्ट था, फंडिंग सारी हमने की, सारा कुछ हमने किया, रास्ते हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, फैसिलिटेशन हमने की, और ये एक सारी कौम की मलकियत है, ये सिर्फ आपकी मलकियत नहीं है। आपका हिस्सा ज़रूर है मगर मलकियत सारी कौम की है, और हम बांट के देंगे सबको। तो ये झगड़ा अब बलता जा रहा है। अब क्योंकि लेटेस्ट, अब ये आपने देखा रेकोडेक के ऊपर क्या हुआ जी। इसके ऊपर दो झगड़े थे। एक ये था कि प्रोविंस का शेयर कितना होगा, फेडरल गवर्नमेंट का कितना होगा, और जो इन्वेस्टर कर रहा है उसका कितना शेयर होगा। ये पहले दिन से ये इशू चल रहा था। उसके बाद एक इशू बना ये कि जो भी वो उस वक्त मुआहदा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने उसको उड़ा दिया, जिसकी वजह से फिर एक डज लग गई, और वो जो डज लगी है $6 बिलियन डॉलर्स की, वो फेडरल गवर्नमेंट को देनी पड़ी, वो फेडरल प्रोजेक्ट था। तो अब प्रोविंस ये नहीं कह सकती कि जी जब डज लगती है तो आप दें, पैसे 4 बनते हैं तो हमें सारे मिलने चाहिए। तो ये अब ये जो कश्मकश थी फाइनली जाके अब सेटल हुई है कि वो ये है कि 50% रेकोडेक में कंपनी ले गई है जो फॉरेन कंपनी है, 25% गवर्नमेंट ऑफ
बलूचिस्तान को मिलेगा और 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा। जी। इट्स समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। बड़ी मुश्किल से ये तय किया है। अभी भी बलोच अवाम जो है या नेशनलिस्ट है वो खुश नहीं है, वो कहते हैं सारा हमें मिलना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो। अब आगे जाके आपने सुना चाइना के साथ अमेरिका का क्या झगड़ा है, यूक्रेन के अंदर अमेरिका क्या चाहता है फ्रॉम यूक्रेन, रशिया जिन इलाकों में बैठा है वहाँ क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे बात स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात हो रही है। आगे जब जो ज़माना आ रहा है वो तेल और गैस के अलावा अब और भी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वेदर इट इज़ लिथियम और वेदर इट इज़ मैनी अदर स्ट्रेटेजिक जो कि सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं या रॉकेटरी में इस्तेमाल होते हैं या स्पेस एक्सप्लोरेशन में होते हैं या साइंस के बाउंड्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रेयर अर्थ मिनरल्स। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में अवेलेबल हैं, और फिर यूक्रेन में भी हैं, अमेरिका में भी, हर जगह पे हैं थोड़े बहुत। यहाँ भी ये फैसला हुआ है कि हमारे यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये गैस और ऑयल इज़ नॉट द ओनली थिंग, मे बी द फ्यूचर बिलोंग्स टू रेयर अर्थ मिनरल्स। तो इसलिए ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जाग उठी है कि हम तो ऑयल एंड गैस की तरफ ढूंढ रहे थे, वो तो हमें मिला नहीं, और जो है तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढा जाए। ये भी तो हमारे पहाड़ इतने हमारे यहाँ है, तो इसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले रेयर अर्थ में तो मिनरल में तो सिर्फ वाज गोल्ड जी, ठीक। तो अब तो और भी बहुत से मिनरल्स निकलने शुरू हो गए हैं जिनकी जरूरत पड़ गई है, डिमांड है इन अमेरिका, कनाडा एंड द एडवांस कंट्रीज। सो देयरफॉर कशमकश, कानून नए बनने शुरू हो गए हैं और कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं, और ये सारा इनिशिएटिव जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, बिकॉज कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतनी नो हाउस और क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये तो सूबे का इट डजंट मैटर 18वीं तरमीम और नो 18वीं तरमीम, बात ये है कि प्रोविंसेस आर नॉट इक्विप्ड, उनके पास नो हाउ भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है। एक फेडरल गवर्नमेंट है जो ये समझती है कि ये काम सिर्फ हम कर सकते हैं, और गारंटीज़ जो चाहिए होती हैं इस किस्म के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो फेडरल गारंटीज़ होती है, प्रोविंशियल गारंटीज़ को कोई नहीं मानता। तो फॉर मैनी रीजंस ये इस फैसला ये हुआ कि ये फेडरल गवर्नमेंट ही इनको कर सकती है। मगर और इसीलिए आपने देखा कि आर्मी चीफ भी खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, और जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हो रही है एंड सो ऑन, और अमेरिकन भी आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। सारी दुनिया का इंटरेस्ट है इन एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। पुराने ज़माने में तो ये ना यार हो कोई एमरल्ड्स निकल आए, हीरे जवारे, और हीरे जवारे की गल नहीं हो रही, उनको और गेम हो रही है। अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक रिपोर्ट बनवाई है फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ, वो कहती है कि आपके यहाँ कम से कम $8 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। कितने? $8 ट्रिलियन। आपकी जीडीपी इज नेली 400 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ गोइंग फॉरवर्ड आपके यहाँ इतने रिजर्व्स हैं कि 8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा आपके रिजर्व्स हैं यहाँ, उनको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लॉइट करो। तो ज़ाहिर है पानी आ गया है सबके मुंह में। केपी के लोग कहते हैं ये तो साडा है जी, मगर पैसे कोई नहीं है और ना क्रेडिबिलिटी है उसको करने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट कहती है वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द कंसल्टेंसी, वी हैव द सॉवरन गारंटीज, जो सॉवरन गारंटी ओनली फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव। तो इस वजह से अब फेडरल गवर्नमेंट लीड ले रही है, मगर फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि पानी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, वो भी एक रेयर अर्थ मिनरल ही बन गया ना, कम होता जा रहा है। कैनाल्स एंड मिनरल्स, ये दो मामला। तो पानी इज बिकमिंग स्केर्स, दैट्स अ कमोडिटी। तो वो कम होती जा रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हो रहे हैं, पानी कम फ्लोज हो रही है, डैम्स कम भरे जा रहे हैं, रेनफॉल गिरती जा रही है एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। रेकोडिक के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी देख लिया कितने 10 साल लगे उसको मसले को हल करने में। आगे भी अब जो आगे गोइंग फॉरवर्ड अब रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं अब वो, तो इसके लिए मसला बन गया कि अब क्या किया जाए। एंड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो आयशा ने अभी बताया वो फेडरल गवर्नमेंट फारग है और ये लोग ले गए। अब ये आसिफ जरदारी ने तो हाथ कर दिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ। अब वो सोच रहे अब करें क्या। तो अब करना ये है कि कानून तो पास करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका हक आ गया अंडर द 18th अमेंडमेंट। अच्छा। मगर बड़ा भाई है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उत्ते आगे बह गई। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया, वो सही कह रही है पीटीआई कि ये साडा कानून तो है नहीं, तुसी बना के भेजता है। रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई जो यहाँ डिपार्टमेंट्स ने दी के। अब यहाँ शोर पड़ा हुआ है और बाय पार्टिसन शोर है, मतलब ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट वहाँ यही कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा कानून है ही नहीं। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट
सामने का दरवाज़ा बंद है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, बैकडोर खोल लिया, उधर से आ गए अंदर कि जी डीजीपी जो है वो भी हमारी अपॉइंटमेंट हम करेंगे और ये भी होगा और वो भी होगा और फलानी लाइसेंस देना है और ये करना है और कंसल्ट करें हमें। वो कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलनी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने बैकडोर से आके अपना हावी हो गए ऑन दिस। अच्छा, कि आगे गोइंग फॉरवर्ड कल को अगर कोई चीज़ निकलती है तो फेडरल गवर्नमेंट उसको छोटी मोटी चीज़ों से कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बड़ी कोई चीज़ निकली तो ट्रम्प करके फेडरल गवर्नमेंट कहेगी ये तो साडा है। अच्छा, या उसको इस तरीके से डील करेगी कि उनके लोग जो हैं वो ऐसी डीलें करेंगे कॉपरेशंस के साथ जिसको सपोर्ट होगा फेडरल गवर्नमेंट का। बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बिल में ही लिख दिया गया है अच्छा, कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि लोकल लोग उसमें आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते, और 10 साल बाद तो बिल्कुल ही निकल जाएगा लोकल इन्वेस्टर। तो ये इस वक्त तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अच्छा, छोटी सी इंडस्ट्री है वहाँ केपी के अंदर। माइंस लोगों ने ली हुई हैं 3-3 साल 40 साल वो रिन्यू हो जाती हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए देते हैं और वो मिनरल्स निकालते हैं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, छोटी मोटी मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, और कॉटेज लेवल पे। आपकी बातों से तो लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का ये सारा प्रोजेक्ट है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। SIFC को डिसोन करने की बातें केपी में क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, उनको पता है कि SIFC आगे बीच बढ़ गई है, अच्छा, इसलिए आज ये अभी ये सिर्फ बाहर फॉर फ्यूचर की बातें हैं। मगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, बड़े पैमाने पे इसको डेवलप करना है। देखिए ना, बड़े पैमाने पे मिनरल एक्सट्रैक्शन होती है, बिल्कुल, कोई पहले सर्वेज होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्वे होती है, फिर उसके बाद जाके एक्सट्रैक्शन होती है, उसके लिए सेफगार्ड्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली इन केपी तो नहीं दे सकती ना, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही देगी। तो आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अ पॉइंट, मगर अनफॉर्चुनेटली कानून ऐसे बना दिए गए हैं इस मुल्क के अंदर, आइन के अंदर, जिसके साथ अब रुकावटें पैदा हो गई हैं। और क्योंकि प्रोविंसेस जो हैं वो अब एतमाद खो बैठी हैं ऑन द फेडरेशन। सिंध में भी एतमाद नहीं है ऑन द फेडरेशन, हालांकि पार्टनर है द फेडरेशन, मगर फिर भी वो एतमाद नहीं करते। नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म बढ़ रही हैं। इसी तरीके से केपी के अंदर अंडर PTI एक नया ही महाज बन गया है बिल्कुल। एक ज़माने में केपी वॉज द मोस्ट लॉयल प्रोविंस, इस वक्त इट इज़ द मोस्ट डिसलॉयल प्रोविंस। पहले तो ये समझा था कि सिंध इज़ द मोस्ट डिसलॉयल या कराची इज़ द मोस्ट डिसलॉयल। अब उनको तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया बाय ब्रिंगिंग देम इनटू, वहाँ की गवर्नमेंट भी दे दी, यहाँ भी अंदर ले आए, तो वो तो थोड़े बहुत न्यूट्रलाइज हो गए। मगर इधर जो है यहाँ तो वहाँ से तो मूवमेंट लॉन्च होती है अगेंस्ट इस्लामाबाद। वो पहले तालिबान आते थे अटक तक, अब गंडापुर साहब की और बुशरा बीबी की जलसे जो है वो अटकते आगे निकल जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ चल रही है। आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी रेजिस्टेंस होगा। मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब के लिए इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और कल को अगर जुडिशरी इस पर कूद जाती है, अब आप सोचिए ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आपका क्या ख्याल है, क्यों उन्होंने अलग किया सारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को उधर बना दिए ताकि वहाँ कोई तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अगर पुराने सुप्रीम कोर्ट में ये जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट का साथ नहीं देना था जी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं दे विल साइड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल दिस हैज बीन इन प्लानिंग, बिकॉज अब जिस तरीके से ये हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ अपॉइंटमेंट्स भी आजकल ऐसे हो रही हैं कि एक फ़ोन आता है PM सेक्रेटेरिएट में कहीं से कि आयशा को फलानी स्ट्रीट पे लगा दो, उसका बायोडाटा भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन कर दो। वो अफसर जो है, अब मेरे से नाम वाम ना पूछे कौन फ़ोन करता है और किसको फ़ोन, मुझे पता है, आपने बताना भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मगर आप समझ जाएंगी कि फ़ोन कौन करता है या किसके ऑफिस से फ़ोन आता है और किसके ऑफिस से वो आती है वो कि इसको लगा दें आप। और उधर से वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि सर वो फ़ोन आया था, वो कह रहे थे CV भेजिए, इसको फलानी जगह पे लगा दे। अच्छा। PM कुगी मार देता है, PM इतनी पूछेगा कि कौन है, ये सब पता है, कुगी मारो जी, दे जल्दी नाल देर नहीं करनी। तो अभी एक साहब अपॉइंट हुए हैं, तो वो पता नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू माई चिड़िया वो भी ऐसे ही फ़ोन आया सी तो ये CV आ गई, और जो एस्टैब्लिशमेंट के मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कुगी मार दी, अल्लाह खैर से। इरसा के चेयरमैन के मामले में माजी में तनाज़ा हुआ था और उसके बाद तो ऐसे ही है, तो बिल्कुल, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स तो डायरेक्टली हो रही हैं। तो ये भी इसीलिए बिकॉज अब ये मेरा ख्याल फैसला हुआ है हमारे इदारों के अंदर कि अब वो डायरेक्टली दे विल बिकम पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और जो अहम फैसले हैं वो ख़ुद भी करेंगे और उसको उसके कानून भी बनाएंगे और उसको पुश भी करेंगे, एंड दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये SIFC है क्या?
ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान और फेडरल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान जो मुआहदे होने हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि काम आगे चले। वन विंडो ऑपरेशंस, वेरी राइट। लेकिन इससे उठते हैं बहुत से सवाल, जैसे सेठी साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इसको पास करवाना, इस एक्ट को पास करवाना, इस बिल को पास करवाना या इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उनको पास करवाना इतना आसान नहीं होगा। क्या ये उनके मुस्तकबिल का फैसला कर देगा? और अलीमा खान किसको किससे मशरूत कर रही हैं? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। ऐसा लग रहा है जैसे इस माइंस एंड मिनरल एक्ट पे ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाया अली अमीन गंडापुर साहब, और इतना क्रिटिसिज्म उन्हें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। उधर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को निशाना बनाया कि आप कैसे इसमें विफाक के साथ बैठ सकते हैं। तो क्या मुस्तकबिल है इस एक्ट का? या देखिए, अलीमा खान ने अपोज किया है इसको। उसने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है और ये गंडापुर और प्रोविंशियल असेंबली को पास नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो कहा ये सुनवा देखिए लें। उनका क्या काम है ऐसी बात करना। लेकिन वो इसमें एक रीज़न दे रही हैं, सुन ले क्या कह रही हैं वो। जी, मेरा ख्याल है जो केपी के अंदर माइंस और मिनरल एक्ट है, इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना क्यों। इसका ये मतलब है, शक तो यही है ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है और इस पे केपी का फ़ायदा शायद इतना ना हो जितना होना चाहिए। मगर ये एक और भी एक्सक्यूज़ बन गया ना, क्योंकि पता चल गया उनको कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए इसकी कितनी अहमियत है, इसीलिए वो जल्दी करना चाह रहे हैं, इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। और अगर इसको होल्ड पे डाल दिया गया कि जब तक इमरान खान नहीं आते, तो इमरान खान तो शायद 5 साल में भी शायद लग जाए गवर्नमेंट में आने में, तो इसको होल्ड तो नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल पोजीशन दैट शी इज़ टेकिंग। मेरा सवाल ये था, ये कौन होती हैं इन लोकल एक लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने वाली? आज तक तो इन्होंने किसी लोकल लेजिस्लेशन के ऊपर बात नहीं की, इसके ऊपर क्यों की है? इसीलिए क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास है कि फेडरल गवर्नमेंट शर्मिंदा हो जाएगी अगर इसको रोक दिया जाए, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट को शर्मिंदा करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए, इमरान को रिलीज़ करो तो करवा लो जी, नहीं करोगे तो फिर होल्ड करो। तो दिस इज़ द सेम एज कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें। आप हमारी बात समझ रहे हैं? और इसको सेंसर करें, जमहूरियत नहीं है ये। तो दिस इज़ एम्ड एट द फेडरल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली द SIFC दैट इज़ हेडेड बाय द आर्मी चीफ। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बट इससे ये पता चलता है कि गंडापुर साहब इज़ इन ट्रबल। गंडापुर साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं। उनकी पोजीशन असेंबली के अंदर और केपी के अंदर भी कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। बहुत से राइवल्स खड़े हो गए हैं और क्लियरली बुशरा बीबी भी उनके ख़िलाफ़ है और अलीमा खान भी उनके ख़िलाफ़ है। और वहाँ जो लोग नए लोग अपॉइंट हुए हैं लोकल लेवल पे, वो साहब भी इनके ख़िलाफ़ हैं। सो अब मुझे ऐसे लगता है कि इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन, और ये ऐन मुमकिन है कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इमरान खान कोई ऐसा फ़ैसला करे जिसके साथ गंडापुर साहब को तकलीफ़ हो। यानी वो इस मामले पर रिवर्स गियर नहीं लगा सकते अली अमीन गंडापुर साहब इस एक्ट के मामले पर? तो इस एक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है ना, करो। वो उससे हो नहीं रहा है। हाँ। अगर करता है तो डिस्क्रेडिट हो जाता है, और नहीं करता तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है जाओ फिर छुट्टी कराओ। तो ही इज नाउ नाइदर हियर नॉर देयर, ही इज कॉट इन अ डेविल्स लैंड, नो मैंस लैंड। तो मेरा ख्याल है सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल होती जा रही है आने वाले दिनों में। तो एक और शख्सियत जिनके बारे में मुझे आपसे जानना है कि क्या उनका काउंटडाउन शुरू हो गया, वो सलमान अकरम राजा साहब है। मुलाकात के मामले पर इतना शोरगुल है कि अब हमें अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर और इवन फवाद चौधरी साहब वो सलमान अकरम राजा साहब के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। इवन के सॉफ्ट स्पोकन बैरिस्टर गौहर भी हमें गुस्से में दिखाई दिए। क्या चल रहा है सलमान अकरम राजा साहब को? देखिए, ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था पिछले हफ्ते कि सलमान राजा साहब जो हैं बहुत दयानतदार, बहुत लायक शख्स हैं, मगर मेरे असेसमेंट में उनकी सियासत कमज़ोर है। नए सियासत में आए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए मंजे हुए खिलाड़ी। सियासत का मतलब ही अपॉर्चुनिज़म, सियासत का मतलब है यू टर्न, सियासत का मतलब है कोई असूल नहीं। सियासत पे कोई असूल नहीं होते सिवाय एक असूल के कि अपने आप को ऊपर चढ़ाना है और अपने मफाद में काम करना है, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। राजा साहब जिस किस्म की उनकी पैदाइश है, जिस किस्म की उनकी बैकग्राउंड है, तालीम है, वो अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब तो खैर वकालत की वजह से बड़े अमीर हो गए हैं, मगर वो इस किस्म की सियासत नहीं समझते जहाँ जोड़ तोड़, डबल टॉक,
ये सब कुछ होता है। पहले उनकी झड़प हो गई थी, आपको याद होगा, बुशरा बीबी के साथ। जी, वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से उसको मरहम पट्टी की गई, लॉन्ग मार्च के दिनों में हुई थी बिल्कुल। अब जो मर्जी कह लें, अब उनकी झड़पें हो रही हैं विद द अदर लीडरशिप। ये वो लीडरशिप है जो इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किए लोग। अब खान साहब भी तो गेम खेलते हैं ना, लोगों को डिवाइड एंड रूल करके रखते हैं वो, ताकि कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इतने लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर लेना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए इनको डिफेंड करना। या तो एक आध आदमी होता ना। अब देखिए बुशरा बीबी भी और सलमान राजा साहब ने अपने विजडम में इन्होंने कहते हैं ना, जब भी पाली है पैणा नू, थिंकिंग कि ये वो लाइन है, मैं इनके करीब रहूँगा, इनके साथ रहूँगा, इनके केसेस करूँगा तो ये मेरे ग्रुप या मुझे सपोर्ट करेंगी, विच इज़ द केस। अलीमा खान एंड दी सिस्टर्स आर सपोर्टिंग सलमान राजा, मगर इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा। और वो जो बाकी लीडर्स हैं जिनको इमरान ने सेलेक्ट किया है, जिसमें अली जफ़र साहब हैं, अब लोगों का कहना है कि अली जफ़र साहब को ऑफर हुई थी चेयरमैनशिप, उन्होंने इनकार कर दिया या रिग्रेट कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे। तो अब बात ये है कि अब अली जफ़र साहब को आप कहें मेरी परमिशन के बगैर आप इमरान को नहीं मिल सकते, तो आपका क्या हाल है? वो कहेगा जाओ जाओ गुड्डी उड़ा, तू कौन होना है? उन्होंने यही कहा, तू तो कल दी मुली है, ये मुर्गी है, जो भी तुझे कहते हो खेत की मुली है, तो ये तो वो है जस्ट बिकॉज तुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया है खान ने, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर अंडर योर। अब सलमान राजा पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता है कि सियासी जमातों के अंदर सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्रेटरी जनरल का जी। इसलिए ही वांटेड दिस रोल। सेक्रेटरी जनरल कंट्रोल करता है सारी पार्टी को, मगर ये जो सिलसिला है ना, सेक्रेटरी जनरल को जो कंट्रोल करता है पार्टीज़ को, ये जो तजर्बा है या तारीख है या ट्रेडिशन है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से आई है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल जो था, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ पार्टी। स्टालिन वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी एंड सो ऑन। तो सेक्रेटरी जनरल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इवन इन दी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज जो कि लेफ्टिस्ट पार्टीज होती, उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल का रोल बड़ा होता है। मगर उसका एक और भी कंडीशन होती है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है उसमें, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। सेक्रेटरी जनरल जो करता है वो ही करना पड़ता है हर एक, और इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है, सब कुछ। तो इन्होंने कहा जी मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दें, थिंकिंग कि ओहदा मिल जाएगा तो मैं कंट्रोल कर लूँगा सर। ऐसे नहीं है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये ट्रेडिशनल पार्टी है। इस ट्रेडिशनल पार्टी के अंदर तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नून के लोग जो है वो खड़े होकर बात कर देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है कि जी तुसी तो यह कह रहे हो, तो की ना साढ़े यार का बारा ना नहीं लेंदे सी। हाँ जी, तो वो खड़े होकर कुछ और बात कर देते हैं, तो आगे से जवाब आता है ये तो उनका पर्सनल व्यू है। बिल्कुल, तो यहाँ तो पर्सनल व्यूज तो हर एक ही हैं। राणा साहब भी लगे रहते हैं। आपने नाम तो ले लिया, पहले आपने अवॉइड किया, फिर आपने नाम ले लिया। मेरे ज़हन में कोई और था। अच्छा, चलिए ये भी आपने। राणा साहब तो बड़ी तरीके से खेलते हैं। हाँ, मगर कुछ लोग हैं जो काफी मुंह फट हैं और वो बोलते रहते हैं। तो वो अब उनको बचाने के लिए कि यार साढ़े बंदे ने साढ़े खिलाफ ही गल करती, वो फिर जी जाती ये पार्टीज दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड पार्टीज। ये और पीटीआई में तो डिसिप्लिन है ही नहीं। अच्छा, तो सेठ साहब जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है तो आज है 10 अप्रैल और वो तहरीक अदम एतमाद को पेश हुए भी 3 साल हो गए। पीटीआई तब कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ है, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो? पहले तो मैं ये कहूँगा कि सलमान राजा साहब को ज़रा ख्याल करना चाहिए, अपनी ब्रिजेस बिल्ड करने चाहिए विद अदर पार्टी लीडर्स। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो खान इनको डिच कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खान एक बंदे के लिए सारी पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं लेगा। तो मेरी एडवाइस टू सलमान अकरम राजा इज़ अ फाइन मैन, ऐसे लीडर्स होने चाहिए, इज़ टू टेक सम स्टेप्स बैक, take a gulp of water and calm down, and don't start throwing your weight around like this. Try and build bridges, alliances. थोड़ी बहुत सियासत करें आप। अब वो वकालत नहीं करनी, सियासत बदल ले अपना टोन मिजाज तरीके को। तो पीटीआई आपके ख्याल में कमज़ोर हो चुकी है उस पोजीशन? बहुत कमज़ोर हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनना ही बने। और फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनेगा इनको कमज़ोर करने के लिए नहीं, ये तो ऑलरेडी कमज़ोर है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी आंखें दिखा रही है। अगर पीपल्स पार्टी को अपनी जगह पर ठोकना होगा तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ जाएगी, वोट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये हमारा माजी है और ये दोहराता आया ख़ुद को। हमने देखा है मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ ये हाल होता हुआ। कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अलायंस का तहरीक चलाने का, लेकिन अब मामला ये हैं कि एक दूसरे के गरेबान को आए हैं। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा, सवाल जानना चाहे नंबर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।